हेलो बुद्धिजीवियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए एक और नए चैप्टर के साथ में आ चुके हैं जिसका नाम है कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम दो पार्ट्स में समझेंगे। कॉस्ट एनालिसिस को अलग पढ़ेंगे और रेवेन्यू एनालिसिस को अलग पढ़ेंगे। तो आज इस चैप्टर का हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट एनालिसिस। तो बिना किसी देरी की चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कॉस्ट क्या होता है। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे 15 रुपीज का रॉ मटेरियल लगा, मतलब जो मेन उसमें आइटम एक्चुअली में गया है प्रोसेस होने के लिए वो मुझे 15 का पड़ा। उसमें मुझे कुछ एक्सपेंसेस करने पड़े, मुझे 10 रुपीज का लेबर देना पड़ा जिससे मैंने बनवाया, मशीन लगी और भी फैक्टर्स लगे जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और मान लेते हैं कि 5 रुपीज के मिसलेनियस एक्सपेंसेस और हो गए। तो आप कहेंगे सर मतलब 15 प्लस 10 प्लस 5 टोटल 30 रुपीज आपने खर्च करे, है ना। तो जनरली तो कॉस्ट का मतलब 30 ही आता है बच्चों को समझ में, लेकिन इकोनॉमिक्स में 30 रुपीज को कॉस्ट नहीं मानते। सर फिर किसको कॉस्ट मानते हैं? इकोनॉमिक्स कहती है ये 30 तो कॉस्ट है ही, इसके अलावा इम्प्लिसिट को भी जोड़ दो। तो अब समझते हैं इम्प्लिसिट क्या होता है। क्या ये जो 30 रुपीज हैं ये एक्चुअली में खर्च हुए हैं, ये एक्चुअली में इनकर हुए हैं? द आंसर इज यस। क्या इनको अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया गया होगा? हाँ। यानी इसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। यानी जनरली हम लोग जो जनरल पैरलांस में समझते हैं कॉस्ट जैसे बोला जाता है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, और वी कैन से मनी कॉस्ट होती है, या हम और क्या बोल सकते हैं कि वो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट जिसमें एक्चुअली पैसों का आवन जावन हो, मतलब जिसमें आउटफ्लो हो जाए, जो पैसा एक्चुअली में खर्च हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? जो पैसा खर्च हो जाता, हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, खर्च हो जाता। तो ऐसे वाले कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे को बोलते हैं हम इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट यानी ये इम्प्यूटेड होता है, ये एस्टिमेटेड होता है। मान लीजिए जैसे कि मेरे पास बिजनेस स्टार्ट करने का भी ऑप्शन था और मेरे पास एक जॉब करने का भी ऑप्शन था। मैंने एक 2 लाख रुपीस की जॉब छोड़ दी, तो वो जो 2 लाख रुपए की मैंने जॉब छोड़ दी ना, वो 2 लाख रुपए मेरे जो है कहीं ना कहीं वो भी कॉस्ट उसमें इकोनॉमिक्स कहेगी जोड़ लो कि 2 लाख रुपए आपने गवा दिए गए। ठीक है। अगर आपने ये एक प्रोडक्ट नहीं बनाया होता तो फिर वो आपको 2 लाख रुपए मिल जाते, लेकिन वो आपने छोड़ दिए। तो वो क्या एक्चुअली में मेरा खर्चा हो गया, मेरी जेब से 2 लाख रुपए चले गए? द आंसर इज नो। लेकिन वो 2 लाख रुपए क्या है, वो इम्प्यूटेड है। ठीक है। तो दो तरह की आपको मोटे मोटे कॉस्ट समझ में आई। एक होती है एक्सप्लिसिट जिसमें एक्चुअली में पैसा जाता है जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है, और एक होती है हमारी इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होती है? जो इम्प्यूटेड है, विच इज एस्टिमेटेड। क्या कॉस्ट में और भी कुछ जोड़ी जाती है? द आंसर इज यस। उसमें नॉर्मल प्रॉफिट जुड़ जाता है, मतलब जो प्रोड्यूसर बेच रहा है वो क्या करेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट भी जोड़ देगा। तो चलिए अब हम रेडी हैं समझने के लिए कॉस्ट की डिफाइन क्या होती है। लेट्स सी व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर। ये तो कॉमन सेंस की बात है, प्रोड्यूसर ही इंकर करेगा ना, कस्टमर थोड़ी खर्चा करता है सामान बनाने के लिए। कस्टमर तो बस पे करता है खरीदने के लिए। सामान बनाने में जो खर्चा हो रहा है वो पैसा कौन पे करेगा? प्रोड्यूसर इनिशियली पे करेगा। एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, क्या अब आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वर्ड को समझ पा रहे हैं कि क्या है? एक्सप्लिसिट मतलब जो पैसा एक्चुअली में खर्च हुआ है, और इम्प्लिसिट मतलब ये भी खर्च हो जाता, हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, हो जाता। ठीक है। ऑन दी फैक्टर्स एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट। व्हाट आर फैक्टर इनपुट्स? देखो, जो डायरेक्टली लगते हैं ना उसको हम फैक्टर बोलते हैं, जैसे रॉ मटेरियल लगा। लेकिन और नॉन फैक्टर में क्या आएगा? जिस जगह आप बना रहे हैं, मान लीजिए वहां का रेंट जाता है, रेंट नहीं पे करेंगे तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगा? द आंसर इज नो। लेकिन क्या सामान बनाने में रेंट का कॉस्ट जुड़ जाएगा? नहीं, मतलब डायरेक्ट नहीं एट्रीब्यूटेबल है ना। तो नॉन फैक्टर वो होते हैं जो डायरेक्टली उसमें नहीं लग रहे हैं। जैसे मैंने कोई सामान पैक करके बनाया, तो पैकिंग का, लेबलिंग का, ब्रांडिंग का, उसके रॉ मटेरियल का, उसके डिजाइनिंग का, ये सब खर्चे तो उसके लिए डायरेक्ट हैं। लेकिन मुझे टैक्स भी भरना पड़ता है, ठीक है, मुझे रेंट भी पे करना पड़ता है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली उसमें यूज नहीं हो रही, मुझे प्रोडक्ट में नहीं दिख रही है। रेंट मुझे उसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या वो खर्च हुआ है? वो भी खर्च हुआ है। तो ये कैसे कॉस्ट है? ये है नॉन फैक्टर के कॉस्ट फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अभी आगे समझेंगे अपॉर्चुनिटी क्या होता है, परेशान मत होइए। अपॉर्चुनिटी का बेस्ट डिफिनेशन क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यानी जो आपने एक चीज पाने के लिए आपने क्या खोया। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपए की जॉब खो दी, तो वो 2 लाख मेरी क्या है? वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, वो चल के मेरे पास खुद आई थी, लेकिन मैंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। तो ये क्या है? ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब समझते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया इकोनॉमिक कॉस्ट के मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन एक और तीसरा होता है जो नॉर्मल प्रॉफिट है। तो 3 कौन कौन से हो जाएंगे क्लास? इम्प्यूटेड यानी मतलब इम्प्लिसिट, और
एक्सप्लिसिट और नॉर्मल प्रॉफिट। इम्प्लिसिट को क्या बोल सकते हैं कुछ और, इम्प्यूटेड बोल सकते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट बोल सकते हैं। एक्सप्लिसिट को क्या बोलते हैं, इसको मनी कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या ये याद रहेगा? बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक कॉस्ट इज वाइडर देन अकाउंटिंग कॉस्ट। मैंने अभी बताया अकाउंटिंग में सिर्फ जो पैसा खर्च हुआ है सिर्फ उतना बताया जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या कहती है, जो खर्च हुआ है वो भी और जो खर्च हो जाता वो भी, सब जोड़ के बताओ। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को जोड़ के इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। ये मैं आपको बता चुका हूं। थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, वेयर एज अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली एक्सप्लिसिट और मनी कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट में सिर्फ एक्सप्लिसिट या मनी कॉस्ट आती है जो कि एक्चुअली इंकर हो गया है। तो अब आपने इतना समझ लिया है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जरा ये देखिए, क्या इन नटशेल में ये कह सकता हूं कि जो हमारी कॉस्ट है वो तीन चीजों को मिला के बनी है। क्या जो हमारी कॉस्ट है वो तीन चीजों को मिला के बनी है, कौन कौन सी? पहली एक्सप्लिसिट, जिसको अकाउंटिंग कॉस्ट या फिर मनी कॉस्ट भी बोल सकते हैं, इसमें पैसा एक्चुअली में खर्च होता है। इसके अलावा और क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो कि एक एस्टिमेटेड या इम्प्यूटेड कॉस्ट है, जो एक्चुअली में तो खर्च नहीं हुआ है लेकिन ये भी हो जाता। और लास्ट में हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है देखते हैं, चलिए सबको समझते हैं। कह रहा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट की डिफिनेशन क्या है, money payments made by the firm to the owners of various factor services in purchasing and hiring the factor services required in the production of a commodity is known as explicit cost। इसका मतलब जैसे कि बिजनेस में आपको रन करने के लिए प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, और जो बिजनेस कर रहा है एंटरप्रेन्योर चाहिए होगा। तो लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस और सैलरी, और कैपिटल के लिए इंटरेस्ट। ये जो तीन पेमेंट आप कर रहे हैं ना, ये जो पेमेंट हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट या फिर मनी कॉस्ट। अच्छा, व्हाट इज इम्प्लिसिट और एस्टिमेटेड कॉस्ट? सो इम्प्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द इम्प्यूटेड और estimated value of inputs owned by the firm and used in its own production। मान लीजिए मैं अपना खुद का घर यूज कर रहा हूं प्रोडक्शन करने के लिए, तो इकोनॉमिक्स कह रही है कि वैसे क्या होता, आप बाहर जगह लेते, अब सब लोग अपने घर में थोड़ी करते हैं बिजनेस, अपने घर में ही कारखाना खोल दिया, ऐसा तो कोई नहीं करता है, लेकिन मैं अपने घर से ही मान लीजिए काम कर रहा था। तो इकोनॉमिक्स कह रही है जो पैसा तुम खर्च कर रहे हो वो तो जोड़ो ही, लेकिन जिस घर में तुम बना रहे हो ना उस घर का रेंट भी उसमें जोड़ो, क्योंकि ये तुम्हारा कॉस्ट ही तो है, तुम्हें नहीं मिल रहा है। अगर तुम खुद नहीं यूज करते, इसको किराए पे उठा देते, तुम्हें 5-6 हजार महीने का किराया मिल जाता, या फिर तुम दूसरी जगह कहीं जाते तो वहां तुम्हें रेंट पे करना पड़ता, वो 5-6 हजार रुपए तुम्हारे बच गए क्योंकि तुम खुद की प्लेस यूज कर रहे हो, लेकिन वो खर्च हो जाता है ना, या फिर तुमको रेंट मिल जाता, वो अपॉर्चुनिटी तुमने खो दी। तो जो चीज मिलती, पैसा मिल जाता या पैसा बच जाता लेकिन आपने वो नहीं करा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट एस्टिमेटर, ये यहाँ पे फॉल करेगा। ठीक है, ये कब होता है, जब कोई फर्म अपने खुद के ओन्ड फैक्टर्स यूज करती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि कोई काम करवाना है, कुछ मुझे सॉफ्टवेयर डिजाइन कराना था, ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर डिजाइन कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को मुझे हायर करना पड़ता, किसी आईटी सेक्टर के पर्सन को मुझे हायर करना पड़ता, उसे अच्छी खासी मुझे लमसम फीस या कुछ उसे मतलब मनी रेम्यूनरेशन पे करना पड़ता, तब वो मेरा वेब डिजाइन करके मुझे देता। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे मान लीजिए कि आता है वेब डेवलपमेंट करना, अज्यूम कर लीजिए कि मुझे आता है, मैंने अपनी वेबसाइट खुद ही बना ली, तो वो पैसे मेरे बच गए, वो जो पैसे बच गए ना लेकिन वो खर्च हो जाते, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स क्या कह रही है, उसको जोड़ लीजिए, अकाउंटिंग नहीं जोड़ती लेकिन इकोनॉमिक्स क्या कह रही है उसको आप जोड़ लीजिए। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? Normal profit is defined as the minimum payment which a producer must get in order to induce him to undertake risk involved in production। कह रहा है मिनिमम इतना प्रॉफिट तो प्रोड्यूसर को मिलना ही चाहिए ताकि वो वर्क करता रहे, वरना डीमोटिवेट होकर के तो वो बिजनेस ही बंद कर देगा। ठीक है, अगर 10 रुपए की चीज बना के मैं 9 की बेचूंगा, नहीं करूंगा बिजनेस। 10 रुपए की चीज बना के 10 की बेच दूंगा, क्या फायदा। 10 रुपए की चीज बना के 12 का बेच रहा हूं, चलो मतलब 2 रुपए में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि मिनिमम कम से कम एक लेवल होता है कि इतना प्रॉफिट मिल ही जाना चाहिए, समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये अब हम लोग आते हैं आगे वाले टर्म्स में और कितने टाइप्स की कॉस्ट होती है। तो एक है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पढ़ते हैं क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल सैक्रिफाइस मेड, आपने जितना बलिदान दिया। ठीक है, मैंने जॉब नहीं ज्वाइन करी थी 2 लाख की मेरे एग्जाम्पल में, तो वो मेरा सैक्रिफाइस है। मैंने रेंट पे नहीं उठाया अपने रूम को, ठीक है, मैंने प्रोडक्शन के लिए उसको यूज कर लिया, तो मेरा रेंट चला गया। ठीक, तो ये क्या है, ये सैक्रिफाइस मेड इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। इसको मैंने एक वर्ड बताया था, कीवर्ड क्या बोलते हैं इसको छोटे टर्म्स में, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का खर्चा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं रियल कॉस्ट पे। व्हाट इज रियल? सर जो रियल हो, एक्चुअली में खर्च हो रही हो, है रियल नहीं, रियल कॉस्ट ये नहीं है।
रियल कॉस्ट का मतलब होता है जो इंटेंजिबल मैं कह सकता हूँ, जैसे आपकी मदर है, ठीक है, वो कितने सालों से काम करती आ रही हैं, आप खुद घर पे देख रहे हैं, क्या उसके लिए अगर किसी और से वो काम कराया जाता, आप घर में कोई मेड रखते या कोई सर्वेंट रखते, तो क्या उसको पे करना पड़ता? आंसर इज यस। लेकिन जो मदर एफर्ट्स वगैरह दे रही हैं, क्या उसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं? आप जनरली उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते कि मम्मी ने जब से मेरा बर्थ हुआ है तब से अभी तक मेरे लिए इतना काम करा, एक काम करते हैं सब आज उनका हिसाब कर देते हैं, तो वो चीज वैल्यूलेस है, ठीक है, वो इतनी ज्यादा मतलब ऐसी आप कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव है और इनवैल्यूएबल है कि आप जो है मतलब उसकी वैल्यू ही नहीं कर सकते। तो ऐसी होती है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट रेफर्स टू द एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस मेड बाय द ओनर्स ऑफ फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन। कह रहा है जो आपने सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है, वो रियल कॉस्ट है। रियल कॉस्ट यानी जो आपने रियलिटी में सैक्रिफाइस कर दिया। और बहुत बार आप रियल कॉस्ट कंप्यूट नहीं कर सकते, ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज है, मतलब थ्योरी में है, प्रैक्टिकली जो है इसका कंप्यूटेशन पॉसिबल नहीं है। किसी दोस्त ने आपके साथ काम करने के लिए अपना गूगल का उसने मान लीजिए कि इंटरव्यू छोड़ दिया, उसने नहीं दिया, तो हो सकता है कि अगर देता तो उसका अच्छा पैकेज लग जाता, लेकिन उसने कितना अमाउंट का सैक्रिफाइस करा ये निकालना हमारे लिए पॉसिबल अभी नहीं है। तो ये क्या है? दिस इज रियल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज प्राइवेट कॉस्ट? प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है? प्रोड्यूसर को जो खर्चा हो रहा है एक्चुअली में सामान बनाने के लिए, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। फॉर एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, मान लीजिए कि सब एडिशन करके मान लेते हैं कि मेरा पूरा सामान जाके बना है 20,000 रुपए का, ठीक है, इसमें मेरे खर्च हुए 20,000 रुपए, और मैंने 5,000 रुपए का रेंट पे घर उठा सकता था, मैंने नहीं उठाया, तो 5,000 रुपए जो है वो भी मेरा चला गया, वो मेरा इम्प्लिसिट है। तो टोटल कितना खर्चा हुआ? 25,000 रुपए। तो कह रहा है जो 25,000 रुपए खर्चे हुए हैं इसी को हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट कॉस्ट। कहना ऐसे कि प्राइवेट कॉस्ट का मतलब है इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं जुड़ा है। देखिए फिर से, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट जुड़ने के बाद हमारी मेन कॉस्ट आई थी, अगर सिर्फ मैं इतना ले लूं तो क्या ये हमारी प्राइवेट कॉस्ट है? द आंसर इज यस। तो प्राइवेट कॉस्ट हमारी क्या होती है? इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दोनों को इन्वॉल्व करती है। दस प्राइवेट कॉस्ट इज द सेम एज द इकोनॉमिक कॉस्ट डिफाइंड अबव। तो वो इकोनॉमिक्स कॉस्ट जैसी ही है। अब आता है सोशल कॉस्ट। अब मान लीजिए कि मेरा काम जो है कुछ केमिकल्स वगैरह बनाने का या फर्टिलाइजर बनाने का है, उसमें जितने भी हार्मफुल वेस्ट निकलते हैं वो मैं क्या करता हूँ, लैंड में जाके डंप कर देता हूँ, या नदी में वो केमिकल जो है मैं ऐसे फ्लो करा देता हूँ, मोस्टली ऐसे कारखाने कराते ही हैं। तो उससे क्या है, ये जो और नुकसान हुआ ना, इस एक्स्ट्रा नुकसान को क्या बोलते हैं? सोशल कॉस्ट, मतलब उसमें इंक्लूडेड होता है। सोशल कॉस्ट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द कॉस्ट दैट द सोसाइटी हैज टू बियर। ये समाज को बियर करना पड़ेगा, आपको तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आप आए, अपना प्रोडक्ट बनाया, उसमें जितना भी आपका पोल्यूशन फैलाना था आपने फैलाया, आपने लैंड को डिग्रेड करा, आपने नेचर के रिसोर्सेज को आपने एक्सप्लॉइट करा, और अपना बना के सामान बेच के आप चले गए, लेकिन उसका आगे जो अंजाम है वो तो सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं सोशल कॉस्ट, ठीक है। सोशल कॉस्ट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट के साथ साथ जो नेचर के डिग्रेडेशन की कॉस्ट है वो भी जोड़ दी जाए तब वो बनती है सोशल कॉस्ट। So social cost is a wider concept than private cost. It is the sum total of the cost incurred by the producer. Producer ने जो पैसा खर्च करा private cost plus and the cost experienced by those who have to suffer because of the production of the commodity in terms of external cost. उनको भी करना पड़ा, वो सब कॉस्ट मिला दो। अब जैसे मान लो कि वो पानी किसी ने पिया, ठीक है, वो कोई मतलब स्लम एरिया का यूज करता, उसने वही यूज करा, अब उसको कॉलरा, टाइफॉइड या ऐसी कोई जो है वाटर बोर्न डिसीजेस हो गई, तो अब ऐसे में क्या होगा? अब वाटर बोर्न डिसीजेस का उसे अपना जो है जो भी मेडिकल एलिमेंट है उसे वो अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, उसके कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो वो सोसाइटी ने बियर करे, वो खर्चा करना पड़ा, क्यों? क्योंकि तुमने प्रोडक्ट बनाया था ऐसा, तो तुम्हारी वजह से वो बियर करना पड़ा, तो वो पैसा भी उसमें जुट जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सोशल कॉस्ट, ठीक है। सोशल कॉस्ट और रियल कॉस्ट ये दोनों थ्योरेटिकल ही हैं, इनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ थ्योरी तक दिखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं सोशल कॉस्ट पे। क्या हम कह सकते हैं? सोशल कॉस्ट मतलब प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट है। प्राइवेट कॉस्ट जो इंडिविजुअल तुमने खर्चा करा बनाते हुए सामान, और समाज को अलग से जो खर्चा करना पड़ा तुम्हारी वजह से, वो क्या है? वो एक्सटर्नल कॉस्ट है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करने पे क्या मिलता है हमको? सोशल कॉस्ट। फाइन, अब देखिए एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं। प्रभु लेफ्ट अ जॉब ऑफ 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, देखो इतना बड़े अमाउंट का सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। एंड एविक्टेड अ रूम ऑफ रेंट ₹5,000 पर मंथ। एविक्टेड यानी खाली करना, एक रूम जिससे उसे 5,000 का रेंट मिल सकता था, उसने क्या करा? उसको भी खाली करा दिया। टू क्रिएट एजुकेशनल कंटेंट, कि वहां पे वो बैठ करके अपना स्टूडियो सेटअप करके अपना लाइट लगा के स्टूडियो सेटअप में अपना जो है एजुकेशन कंटेंट बना पाए। ही पेज 13,000 फॉर द परचेज ऑफ इनपुट। पढ़ाने में क्या इनपुट लगते हैं? अरे बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, माइक चाहिए, माइक, हेलो हेलो, ठीक है, तो माइक चाहिए उसे। तो इस सब के ऊपर उसने टोटल ओवरऑल स्टूडियो लाइट चाहिए, ठीक है, बड़ी बड़ी लाइट लगी है कि एकदम बिल्कुल
ऐसे तो बिल्कुल ब्लैक पीपल है, तो कम से कम फेयरनेस आ जाए, ठीक है। तो 13,000 रुपीज उसने खर्च कर दिए। अब यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट आपको दो कॉस्ट यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो चलिए जरा देखते हैं एक्सप्लिसिट में क्या क्या आएगा। ठीक है, एक्सप्लिसिट में क्या क्या आएगा, जो पैसा एक्चुअली में खर्च हुआ है, क्या आप मानते हैं? तो देखिए, क्या 20,000 रुपए पर महीने की जॉब जो उसने छोड़ी वो खर्च हुआ है? नहीं। क्या 5,000 रुपए का जो रेंट उसने छोड़ दिया, क्या वो खर्च हुआ है? नहीं, जेब से थोड़ी गया, ठीक है, मिला नहीं है पैसा। खर्च क्या हुआ है? 13,000 रुपए। तो एक्सप्लिसिट क्या है? 13,000। कोई दिक्कत है? नहीं। इम्प्लिसिट की बात करते हैं, जो पैसा खर्च हो जाता या जो पैसे का नुकसान हो गया, पैसे जेब से नहीं गए हैं लेकिन उसका नुकसान हो गया, सैक्रिफाइस हुआ। 20,000 रुपए की जॉब छोड़ दी, अब 20,000 रुपए नहीं मिलेंगे, इट इज अ सैक्रिफाइस। ये इम्प्लिसिट इम्प्यूटेड है। प्लस 5,000 रुपए का रेंट भी छोड़ दिया, तो ये भी क्या है? इम्प्यूटेड है। तो टोटल इम्प्लिसिट कॉस्ट कितनी आ गई? 25,000। अच्छा, यहां पूछा नहीं गया है, बट क्या अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे इकोनॉमिक कॉस्ट बता सकते हैं? इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? इकोनॉमिक कॉस्ट होती है इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कितनी है? 25,000। एक्सप्लिसिट कितनी है? 13,000। तो 25,000 प्लस 13,000 38,000। तो इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी आ गई? 38,000। अकाउंट्स की बुक में पता है कितना लिखा होगा? अगर अकाउंटिंग हो रही होती तो उसमें कितना खर्चा दिखता? सिर्फ 25,000। लेकिन इकोनॉमिक्स कह रही 25,000 नहीं खर्च हुए हैं, 38,000 खर्च हो गए हैं तुम्हारे, ठीक है। तुम्हें 38,000 का कॉस्ट इनकर हुआ। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसी साथ में आपको एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, रियल, सोशल, प्राइवेट कॉस्ट समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब नेक्स्ट अब टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का, ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड में चलता है। लॉन्ग पीरियड होगा तो आप कुछ भी चेंज कर दोगे, ठीक है, आप दुनिया हिला दोगे, आप सब चेंज कर दोगे। लेकिन अगर शॉर्ट पीरियड है तो आप कुछ सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में क्या मैं घर चेंज कर सकता हूँ? मतलब नया घर खरीद लिया, वो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या मैं पढ़ाने वाले आवर्स चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं एक और टीचर को साथ में रख सकता हूँ? कुछ फैक्टर्स जो है वो चेंज हो सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, कुछ फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकते हैं। तो जो नहीं चेंज हो सकते उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये फिक्स फैक्टर्स हैं। और जो चेंज हो सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ये वेरिएबल फैक्टर्स हैं। तो अब देखिएगा फिक्स्ड फैक्टर्स में क्या आता है, पहले फिक्स फैक्टर समझते हैं। फिक्स फैक्टर्स जस्ट कैपिटल इक्विपमेंट, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिन पे कराओ, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ये सब, ठीक है। 2 दिन के अंदर अपने पूरी मैनेजमेंट, अपना पूरा ऑफिस चेंज कर दिया, सारे वर्कर्स को चेंज कर दिया, ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये पूरी काया पलट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म चाहिए। आदि फैक्टर्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ विच कैन नीदर बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज इन द शॉर्ट रन, ना ही हम बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, ठीक है। फिक्स्ड इनपुट्स फैक्टर्स बोलते हैं ऐसे को, ठीक है। डू नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ आउटपुट, ये आउटपुट पे क्योंकि डिपेंड नहीं करते, ठीक है। हम कितना रेंट दे रहे हैं, रेंट बहुत कम पीरियड में ना ही बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, क्योंकि ये जो रेंट है ये लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स ऑन द अदर हैंड आर दोज फैक्टर्स द सप्लाई ऑफ विच कैन बी इजिली चेंज्ड बाय एनी डिजायर्ड क्वांटिटी इन द शॉर्ट रन। वेरिएबल फैक्टर्स क्या है जिनको हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं? जैसे मैं अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, या जैसे मैं कंटेंट जो प्रोवाइड करा था उसको मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल आ जाएगा, सामान आप ज्यादा खरीद कर ला पाओगे, आप लेबर बढ़ा दोगे, आप थोड़ा सा एफर्ट्स बढ़ा दोगे। आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। आई होप आपको समझ में आया। सिंपल सी बात है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो चीज चेंज हो जाए वेरिएबल, जो ना चेंज हो वो फिक्स्ड। और ये फिक्स्ड और वेरिएबल की कहानी सिर्फ शॉर्ट में ही है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में आप सब चेंज कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? जो फिक्स्ड फैक्टर्स पे पैसा खर्च करना पड़ा वो फिक्स्ड कॉस्ट, जो वेरिएबल पे खर्च करना पड़ा वो वेरिएबल कॉस्ट, एज सिंपल एज दैट। सो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हिच इज इंकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स, वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हिच इज इंकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ सैलरी ऑफ द परमानेंट स्टाफ। परमानेंट स्टाफ की जो सैलरी है वो आपको देनी ही है, सामान बने ना बने आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। मैं किसी से नहीं बोल सकता कि हर बार मेरे यहाँ 10,000 प्रोडक्ट बनते थे, इस बार प्रोडक्ट बना है, मैं सैलरी हम काट देंगे, वो कहेगा मेरे को क्या, ठीक है। हम विद्युत विभाग से, मतलब सॉरी, हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ये नहीं कह सकते कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम पे नहीं करेंगे क्योंकि इस बार प्रोडक्ट ज्यादा नहीं हुआ है, वो बिजली काट देंगे हमारी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो हमें करने ही पड़ेंगे। सो फिक्स्ड कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ सैलरी ऑफ द परमानेंट स्टाफ, इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल एंड रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग। आपका काम चले ना चले, रेंट हमको रेगुलर पे करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये सब हमारी होती हैं फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ये फिक्स्ड फैक्टर्स पे है। रेंट ऑन लोन
लोन कैसा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। इसके अलावा परमानेंट स्टाफ, सैलरी किसकी होती है, एम्प्लॉयज की होती है, एम्प्लॉयज लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। हमने देखा था एम्प्लॉय जल्दी चेंज या डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। एक्सपेंसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ और प्रॉपर्टी टैक्स और लाइसेंस फी, ये सब इसके अंदर कवर होते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज, फिक्स कॉस्ट को हम ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में कहीं पे आपने O/H ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। ओवरहेड भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री भी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री, इनडायरेक्ट, ओवरहेड, फिक्स कॉस्ट, ये सब एक ही बात, 6। फिर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं या फिर डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं या डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो वेरिएबल फैक्टर्स पे हो रहा है। वेरियस टाइप्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉ मटेरियल, ठीक है। मान लीजिए कि मेरी शॉप थी, मेरे पास लेस के पैकेट आते थे, मैं डेली जो है, डेली नहीं मतलब मैं हर वीक में 2 बॉक्सेस मंगवाता था, मैंने इस बार तीसरा बॉक्स एक और खरीद लिया, तो ये तो रॉ मटेरियल है, ये मैं ले सकता हूँ अपने हिसाब से। मतलब रॉ मटेरियल इन द सेंस, जैसे कि ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको स्टॉक एंड ट्रेड का, लेकिन रॉ मटेरियल मान लीजिए जैसे कि मेरा काम कुछ है, मेरे यहाँ मान लीजिए कि मिठाई बनती है तो उसमें दूध की जरूरत होती है, तो मैंने एक बार क्या करा 10-20 लीटर ज्यादा ले लिया, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, ये आप वेरी कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ, सॉरी ये इसमें नहीं, ये तो ऊपर था। वेजेस हो गया, सैलरीज पेड टू कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर क्या होते हैं, कैजुअल मतलब जो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। एक तो हमारा परमानेंट स्टाफ होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ ऊपर मैंने परमानेंट स्टाफ लिख के दिया आपको। परमानेंट स्टाफ की सैलरी फिक्स्ड होती है, लेकिन जो वेरिएबल स्टाफ है, जो कैजुअल वर्कर है, ठीक है, जो कि कुछ टेंडर पीरियड के लिए आए हैं, वो हमारे वेरिएबल में जाएंगे। रनिंग एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टैक्सेस हो गया, टाइप ऑफ एक्साइज ड्यूटीज एंड डिपेंड अपॉन द आउटपुट प्रोड्यूस, जो आउटपुट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि जो कंपनी है, कंपनी के ऑफिस में तो लाइटें जलेगी, पंखा चलेगा, एसी चलेगा, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे, मीटिंग होगी, सब होगा, तो वो तो पक्का खर्चा है, वो तो होना ही है। लेकिन फैक्ट्री कितने घंटे चल रही है, फैक्ट्री में 6 घंटे मशीन चली तो 6 घंटे की बिजली खर्च होगी, फैक्ट्री में 9 घंटे मशीन चली तो 9 घंटे बिजली खर्च होगी, एक दिन फैक्ट्री में बंदी रही तो मशीन चली ही नहीं तो उस दिन कुछ नहीं खर्च होगा। तो वो वाला जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है फैक्ट्री का, वो वेरी करेगा किसके हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से। लेकिन जो मेन कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी के बिल है वो नहीं वेरी करेंगे, तो वो क्या है, वो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वाले क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए कॉस्ट फंक्शन, ठीक, सभी बच्चे खड़े होके इसको नमस्ते करेंगे। ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में आप बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, बस खत्म, हाँ खत्म, इतना ही। कॉस्ट फंक्शन 2 तरह का होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में ही मैंने आपको बताया फिक्स्ड और वेरिएबल की कहानी है, लॉन्ग रन में नहीं है। शॉर्ट रन के देखिए 3 तरह के हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के 2 तरीके, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के 2 पार्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड और वेरिएबल टोटल के भी है, फिक्स्ड और वेरिएबल एवरेज के भी है। मार्जिनल में फिक्स्ड और वेरिएबल नहीं होता। मार्जिन मतलब होता है हर एक एडिशनल यूनिट का इंक्रीमेंट, हर एक यूनिट बढ़ने पे कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, वही मार्जिनल है, ठीक है। ये पूरा किसकी कहानी है, ये हमारी शॉर्ट रन की। तो हमने क्या पढ़ा, देखो कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन में शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में हमारा क्या क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट, फिर हमारा क्या दे रखा है, एवरेज कॉस्ट, फिर क्या दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के 2 पार्ट, वो फिक्स्ड और वेरिएबल, एवरेज के 2 पार्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल, और मार्जिनल में ऐसा नहीं होगा। लास्ट में उधर क्या है हमारे पास में, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, इतना क्लियर है। अब सुनिए, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम शॉर्ट रन को पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, तो यहाँ पे दिख रहा है ना, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कैसे बनती है, टोटल कॉस्ट प्लस टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बन गया फॉर्मूला, इजी। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स रहेगी ना। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं जहां प्रोडक्शन कर रहा था उस पूरे लैंड का रेंट था 80,000 रुपीज, ठीक है, उस कारखाने का 80,000 रुपीज मैं रेंट देता था, वो मेरा नहीं था, मैंने लीज पे लाइसेंस पे ले रखा था। वो 80,000 रुपये हर महीने मुझे देने हैं। मैंने 200 प्रोडक्ट बनाए तो भी 80,000 जाएंगे, मैंने 600 प्रोडक्ट बनाए तो भी 80,000 जाएंगे। क्या आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। तो टीएफसी इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल। कितने भी लेवल ऑफ आउटपुट्स आप बना लें, सब पे टीएफसी यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी सेम रहेगा। टीवीसी इंक्रीजेस एज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने 100 प्रोडक्ट बनाए तो उसमें मशीन 100 प्रोडक्ट बनाने में जितनी देर चली होगी उतनी बिजली खर्च होगी, लेकिन आपने एक दिन में 600 प्रोडक्ट बनाए तो मशीन ज्यादा देर चलानी पड़ी होगी, तो उस पर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज हुई होगी, ठीक है, उसमें ऑयल ऐसे इक्विपमेंट भी ज्यादा यूज हुए होंगे, तो वेरिएबल हो गया, यानी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जितनी देर आप वर्क कराएंगे उतना ज्यादा। जैसे कुछ वर्कर्स मान लीजिए आर्ली बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है, कि पर आवर का उनको जो है 200 रुपीज पे करना है, तो अगर मैंने उनसे एक दिन में 6 घंटे काम कराया तो मैं उतना पे करूंगा, 10 घंटे काम कराया तो मैं उतना पे करूंगा, है ना। टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व आर पैरेलल। टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व आर पैरेलल, क्यों, वो अभी समझते हैं,
ठीक है, देखिएगा ये यहाँ पे पैरेलल चल रहे हैं कर्व, कैसे होता है समझिएगा। देखो फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है, ठीक है, मान लो मैंने कुछ नहीं बनाया, जीरो सामान बनाया, तो भी फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी 10। मैं कारखाना नहीं चलाऊंगा, 1 महीने बंद रखूंगा, रेंट तो फिर भी देना पड़ेगा ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट 10 है। देखो पूरे में थ्रू आउट क्या है 10 10 10 10 10 सेम है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वेरी कर रही है, जब मैंने कुछ नहीं बनाया तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगी, लेकिन जैसे एक सामान बनाया 10 रुपए का खर्चा आया, जब 2 सामान बनाए तो कुछ कम खर्च हुए 18, दोनों में 10 लगे, 9 रुपए लगे। जब 3 बनाए तो 24 रुपीज खर्च हुए, जब 4 बनाए तो 28 रुपीज खर्च हुए, जब 5 बनाए तो 32 खर्च हुए, 6 बनाए तो 38 खर्च हुए, एंड सो ऑन। टोटल कॉस्ट क्या होगा, 10 रुपए जो फिक्स्ड दिए और वेरिएबल पे जो जीरो आया तो 10, 10 + 10 20, 10 + 18 28, 10 + 24 34। एक चीज नोटिस करिएगा आप, ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट कितना है 10 का, फिर कितना है 8 का, फिर कितना है 6 का, और यहाँ कितना इंक्रीमेंट है 10 का, इसमें कितना है 8 का, इसमें कितना है 6 का, यानी दो सेम वैल्यू से बढ़ रहे हैं, ये दोनों सेम वैल्यू से बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट यानी ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ये दोनों कैसे चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, ये दोनों कैसे जाएंगे, पैरेलल जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि वो फिक्स्ड है, एक बनाओ तो भी 10 रुपए, 2 बनाओ तो भी 10 रुपए, 3 बनाओ तो भी 10 रुपए, 4 बनाओ तो भी 10 रुपए, ये पूरा ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब सुनिएगा, ये ग्राफ जो है मैंने यहाँ पे ऐसे प्लॉट करा है पूरा, यहाँ पे डेटा को देखे बहुत ध्यान से, ठीक है, ये बिल्कुल इसका एक्चुअल ग्राफ बनाया है 28, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4th पे 28 है, तो 4th पे तुमको ये जो है ये 28 पे मिलेगा, ये 30 और 20 के मिडिल में 28 पे, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉटेड है। आई होप आपको समझ में आया कि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहती है, आप जीरो सामान बनाओगे ना तो भी आपको खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन नंबर ऑफ आउटपुट पे जो डिपेंड कर रहा है वो वेरिएबल है, और टोटल क्या होता है, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। बेसिक एग्जांपल ले ले, मान लो 5,000 रुपए का मेरा रेंट जाता है, ठीक है, मैंने अगर मैं पर डे जैसे कि किसी टीचर को बुलवा के पढ़ाता था, तो उस दिन मान लीजिए कि मुझे उसको 5,000 रुपए पे करना पड़ता है। अगर मैंने उससे 30 दिन काम कराया तो 30,000 और 5,000 रुपए रेंट का 35,000 पे करना पड़ा। बट मान लीजिए एक दिन जो है विंटर वेकेशन थी, ठीक है, एक दिन ही, एक मंथ विंटर वेकेशन थी या समर वेकेशन थी, 1 महीने कोचिंग बंद रही, रेंट तो फिर भी देना पड़ेगा, तो 5,000 का रेंट गया, भले वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो गई, वैरी वाली जो होती वो जीरो हो गई, लेकिन फिक्स को 5,000 पे करना पड़ा, करेक्ट। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट एवरेज कॉस्ट या एवरेज फिक्स कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है। तो देखिए ग्राफ पे वापस आते हैं, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। एवरेज कॉस्ट पे देखते हैं, एवरेज कॉस्ट एवरेज फिक्स और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिला के बनता है, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं एवरेज कॉस्ट क्या है। देखो किसी के नाम के आगे एवरेज आ जाए ना तो आपको क्या लगा देना है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। बोले एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट पर, एवरेज पूछा कॉस्ट का तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एवरेज पूछा फिक्स्ड कॉस्ट का तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एवरेज पूछा वेरिएबल कॉस्ट का तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। देखो कितना इजी हो रहा है डिफाइन लाइन करना। एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट का पूछा है तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एवरेज पूछा फिक्स्ड कॉस्ट का तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एवरेज पूछा वेरिएबल कॉस्ट का तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सिंपल है। अब देखिए इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, एवरेज कॉस्ट कैसे आती है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी, आपने टोटल कितना कॉस्ट इंकर करा टीसी अपॉन टोटल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करी, तो टोटल कॉस्ट से आप क्यू को डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। आप टोटल कॉस्ट से अगर आप क्वांटिटी प्रोड्यूस को यानी आउटपुट को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, जैसे मेरे केस में 5,000 रुपए रेंट था वो फिक्स था, अपॉन टोटल क्वांटिटी, ठीक है। और इसी तरह एवरेज वेरिएबल कैसे आएगा, तो वो भी सिंपल है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो ये इसके फॉर्मूलाज हैं, ठीक, इजी है। अब इसको जरा हम ग्राफ शेड्यूल के थ्रू समझते हैं। देखिए मैंने यही वाला डेटा यहाँ पे सेम ले लिया है, पूरा चैप्टर सेम डेटा से रहेगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये वही पूरा है, हम लोग ने वहां समझा था कि फिक्स कॉस्ट पूरे में थ्रू आउट द ट्रेंड है, वेरिएबल कॉस्ट धीरे धीरे करके उसमें इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और टोटल कॉस्ट जो है वो भी यहाँ पे दी हुई है। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट पे आते हैं, तो जरा मेरे साथ में शेड्यूल फिल करवाइए, एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उस लेवल की डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो जरा देखो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना है 10, क्वांटिटी कितनी है 0, 10 अपॉन 0, क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, इसकी वैल्यू क्या है, मतलब नॉट डिफाइंड है, ये इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे मैं डैश लगा दे रहा हूँ। सबके नीचे डिनोमिनेटर क्या था, क्वांटिटी, यानी ऊपर वाले पूरे जो तीनों चीजें लिखी हैं फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, सब में क्या आना है नीचे 0 0 0, तो सब में 0 0 0 आना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, और मार्जिनल कॉस्ट भी यहाँ पे हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे आओ, देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो इस लेवल पे फिक्स कॉस्ट कितना है 10 और आउटपुट कितना है 1, तो 10 डिवाइड बाय 1 द आंसर इज
1। फिर देखो फिक्स कॉस्ट कितना है 10 और आउटपुट कितना है 2, तो 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 5। फिर देखिए अब कितना दे रखा है 10 और आउटपुट कितना है 3, तो 10 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 3.33। फिर आगे देखिए कितना है हमारा फिक्स कॉस्ट 10, वो तो सेम ही रहेगा। आउटपुट कितने हैं 4, तो डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा 2.5। सिमिलरली नीचे यहाँ पे कितना दे रखा है 10 और वो क्या है 5, तो कितना हो जाएगा 2। इसी तरह क्या हम सब में यही करेंगे कि एक मिनट, क्या इसी तरह हम सब में यही सेम करेंगे कि अपने फिक्स कॉस्ट को एक एक करके आउटपुट से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है 10 डिवाइड बाय 1, 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 3, 10 डिवाइड बाय 4 करते करते 10 डिवाइड बाय 7, 10 डिवाइड बाय 8 ऐसे ही करेंगे। तो आगे वाली वैल्यूज में यहाँ पे लिख दे रहा कि आगे की वैल्यूज जो है वो ये आ रही हैं। ठीक है अब आते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखें तो हमें वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करना है। फिक्स्ड कॉस्ट ही हमारी टीएफसी भी है, टोटल फिक्स कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट ही हमारा क्या है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम निकालने जा रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 0, तो 0 0 डिवाइड करने पे कुछ नहीं आएगा इन्फिनाइट। 10 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा 1। फिर हम क्या करेंगे 18 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा 9। इसी तरह 24 को 3 से तो 8, इसी तरह 28 को 4 से तो 7। इसी तरह हम क्या करेंगे 32 को 5 से करेंगे तो 32 को 5 से करने पे क्या आंसर मिलेगा हमें 6.4। ठीक है और इसी तरह आगे की भी बाकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है कोई दिक्कत है एक मिनट। ठीक समझ में आया। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, एवरेज कॉस्ट का मैंने क्या बताया टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी से, टोटल कॉस्ट और टोटल क्वांटिटी डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। 10 डिवाइड बाय 0 तो कुछ नहीं आएगा, 20 डिवाइड बाय 1 कितना आ जाएगा 20, एवरेज कॉस्ट यहाँ पे 10 आएगी। ठीक है 28 डिवाइड बाय 2 14। ठीक है इसी तरह फिर यहाँ पे 34 डिवाइड बाय 3 तो कितना हो जाएगा 11.33। फिर आएगा 38 डिवाइड बाय 4 तो कितना हो जाएगा 9.5 एंड सो ऑन। इसको करने के बाद आप एक और चीज ये नोटिस कर पाएंगे कि जो एवरेज कॉस्ट की वैल्यू आ रही है वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का समेशन आ रहा है। जब टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल को ऐड करने पे आता है तो एवरेज कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड और एवरेज वेरिएबल को ऐड करने पे आता है। तो 10 + 10 कितना हुआ 20, 5 + 9 कितना हुआ 14, 2.5 + 7 कितना हुआ 9.5, उसी तरह 1.43 और 6.57 तो ये 8, 1.25 और 1.15 तो ये ऐसे 9, तो ये ऐसे करके ये जो है आता गया। ठीक है आई होप आपको समझ में आया। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। पहले यहाँ पे शेड्यूल में निकाल लेते हैं मार्जिनल मतलब क्या होता है। मार्जिनल हमेशा टोटल कॉस्ट से देखते हैं। कैसे देखते हैं टोटल कॉस्ट, जब हम लोगों ने कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ा था कंज्यूमर बिहेवियर में तो हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी किससे निकालते थे टोटल यूटिलिटी से। फॉर्मूला याद है टोटल यूटिलिटी ऑफ nth टर्म माइनस टोटल यूनिटी ऑफ n माइनस 1th टर्म, तो ये हमको मिलता था MUN मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n। बस यहाँ पे u की जगह क्या हो जाएगा c। ठीक है हर जगह c हो जाएगा u की जगह। ठीक है सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं क्या है। तो मार्जिनल कॉस्ट देखिए कि टोटल कॉस्ट 10 से 20 आया तो 10 से 20 जाने पे टोटल कॉस्ट में कितना चेंजमेंट आया 10 का। फिर 20 से 28 में कितना आया 8 का। फिर 28 से 34 में कितना आया 28 से 34 में कितना आया है 6 का। फिर 34 से 38 में कितना आया है 4 का। फिर 38 से 42 में कितना आया है 4 का। फिर 42 से 48 में कितना आया है 6 का। एक मिनट 6 का। 48 से 56 में कितना आया है 8 का। और फिर 56 से 72 में कितना आया है 16 का। ठीक है तो क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हैं। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट के बारे में यहाँ पे देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट अच्छा आप एक चीज नोटिस करिए कि हम सामान ज्यादा बना रहे हैं तुम्हारा कॉस्ट तो कम होता जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये इंक्रीज करने लगा, तो वही हमको समझना है कि ऐसा क्यों होता है। मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन द कॉस्ट और एडिशन टू टोटल कॉस्ट, ये तो सिंपल सी डिफाइन है। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालने का क्या तरीका है, अब देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है या तो आप टोटल कॉस्ट के चेंज से क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में जो चेंज आया है उसको डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप टोटल कॉस्ट ऑफ nth टर्म से उससे जस्ट एक पीछे वाला जो है n-1th टर्म उसको आप लेस कर दीजिए।
तो ये आपको दो फॉर्मूले मिल गए। देखते हैं इसकी एप्लीकेशन कैसे है। यहाँ पे पहले ये वाला फॉर्मूला देखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी, इस लेवल पे देख लेते हैं। देखिए 34 से 13 में कितना चेंज आया, 4 का, और क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 1 का। तो 4 डिवाइड बाई 1 कितना आंसर आया, 4। तो ये यहाँ पे था चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या TCN माइनस TCN माइनस 1। कह रहा है टोटल कॉस्ट आपको यहाँ की निकालनी ना, तो इससे जस्ट इसके पीछे वाला लेस कर दो, 38 माइनस 34, तो भी आंसर क्या आएगा, 4। समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग कर्व को, कि कर्व कैसे प्लॉट होते हैं। तो आप यहाँ पे एक वैल्यूज का ट्रेंड नोटिस करिएगा, 10, 5, 3.3, 2.5, 2, 1.67। फिक्स्ड कॉस्ट गिरती जा रही है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रही है, गिरती जा रही है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसी है, ये देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट धीरे धीरे करके गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। ठीक है। इसके अलावा आप जब देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट को, तो वेरिएबल कॉस्ट 10, 9, 8, 7, 6, 6, 6, 6, फिर 7 बढ़ने लगी। तो इसका यू शेप कर्व होता है। ठीक है, एक मिनट, इसका हल्का सा यू शेप कर्व होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कैसा शेप होता है, ऐसा यू शेप होता है। ये बढ़ क्यों रही है, तो इसके लिए आपको रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल चैप्टर पढ़ाया गया था प्रोडक्शन में। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन याद है, ठीक है। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन उन्होंने पढ़ा रखा। तो शॉर्ट रन में क्या होता था कि पहले टोटल प्रोडक्ट बढ़ता था टीपी, और फिर गिरने लगता था। ये कब होता था, जब एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे होता था, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ऐसे गिर जाता था ग्राफ के नीचे, याद आ रहा है। ठीक है, पहले बढ़ता था और फिर गिर जाता था। इसका प्रॉपर ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार बढ़ता था, पहले बहुत ज्यादा इंक्रीज, फिर थोड़ा सा, और फिर गिर गया। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस होती थी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो हमने पढ़ रखा है कि शॉर्ट रन में क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में यूनिट्स प्रोड्यूस होना कम होने लगती हैं। तो जब यूनिट कम बनेंगी, ठीक है, तो मेरा खर्च ज्यादा हुआ ना पर यूनिट, तो इसीलिए उसी को यहाँ पे फॉलो करके, ये क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये उस प्रोडक्शन वाले कॉन्सेप्ट का जस्ट रेसिप्रोकल है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इसका कर्व कैसा होता है, यू शेप्ड होता है, कि पहले तो गिरेगा और फिर बढ़ जाएगा। इसी के ऊपर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, वो प्रोडक्ट वाला। तो देखिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कैसा बनता था और एवरेज कॉस्ट कैसा बना है। तो देखिए ऐसा नहीं लग रहा दोनों मिरर इमेज है, कि यहाँ पे मैंने मिरर रख दिया हो, कि इसका जस्ट ऐसे बन गया है ना। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसा है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है, ये नीचे गिर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस शेप को एक नाम देते हैं। तो इस शेप को हम क्या नाम देते हैं, इस शेप को हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये आपको याद करना है कि इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, ये शेप आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में एवरेज की वैल्यू आप देखिए, तो एवरेज कॉस्ट क्या था, इन दोनों का एडिशन से आ रहा था। ठीक है, एवरेज कॉस्ट इन दोनों के एडिशन से भी आएगा, और कैसे आएगा कि आप अगर टोटल कॉस्ट से क्यू को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, फिक्स को नहीं, सॉरी, क्यू को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए जरा, एवरेज कॉस्ट को निकालने का एक तो तरीका है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, और तरीका क्या है आपका, ये जो ऊपर यहाँ पे लिख रखा है, दोनों यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हैं, या तो आप टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी डिवाइड कर दीजिए, या तो आप AFC और ABC को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लॉट हो गया। अब यहाँ पे ना आपको अपने मन से कोई भी 3 स्टेजेस ले लेनी है। ठीक है, ऐसे आप कहीं भी 2 लाइन बना लीजिएगा, तीसरी लाइन वहां बनाइएगा जहां पे ABC और AFC कट कर रहा है। ठीक है, जहां पे ABC और AFC कट कर रहा है, ये वो ऑप्टिमम पॉइंट है जहां पे किसी प्रोड्यूसर को सामान बनाना चाहिए। ठीक है, जहां पे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट कट हो रही है, यहाँ पे आपको बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में फिर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगती है। ठीक, एवरेज कॉस्ट का कर्व हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, अब AC एज समेशन ऑफ ABC एंड AFC इस कर्व का नाम है। ठीक है, ये कर्व हमने क्या बनाया है, हमने इसको AFC और ABC के कर्व की हेल्प से हमने AC का कर्व ड्राफ्ट करा है। तो हमने दिखाया कि दोनों का सम कैसे होता है। समेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि AC की वैल्यू यहाँ 3 थी, ठीक है, और इसकी यहाँ पे कुछ वैल्यू है, तो इन दोनों को ऐड करके ग्राफ यहाँ से बना उसका। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड करके ग्राफ यहाँ से बना। ठीक है, तो ये उन दोनों का सम है, ये हमेशा ऊपर रहेगा। रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का क्या डिफरेंस होता है। तो आप एक चीज जरा देखिए, मार्जिनल कॉस्ट 10 है, तब एवरेज कॉस्ट 20 है, AC ज्यादा था, लेकिन बाद में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गई है और एवरेज कॉस्ट 9 हो गई है। ठीक है, यानी AC पहले MC से ज्यादा था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जो पहले AC है, AC जो है, ये AC का ग्राफ जो है वो MC के ग्राफ से ऊपर चल रहा है। ठीक है, ये जो ऊपर ब्लू वाला है वो किसका, AC का है। पहले AC बड़ा होता है MC से, एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तब AC MC बराबर हो जाते हैं, और बाद में फिर क्या होता है कि MC ऊपर चला जाता है और AC लोअर हो जाता है। और एक और चीज आप ग्राफ में नोटिस करिए कि यहाँ पे स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं साथ में हुई थी, लेकिन MC जो है AC से पीछे रह गया है लेफ्टवर्ड। MC जो है वो AC से पीछे रह गया है लेफ्टवर्ड।
ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स को अब समराइज करते हैं। देखिए, व्हेन एसी इज, जब एसी क्या कर रहा है, जब एसी हमारा एसी जो है वो जब हमारा फॉल करता है, एवरेज कॉस्ट जब फॉल करता है तो एमसी भी फॉल करता है, लेकिन उस टाइम पे एमसी क्या होता है, एसी से बड़ा होता है। जब हमारा एवरेज कॉस्ट जो होता है वो व्हेन एसी इज लोअर, जब एसी नीचे होता है तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट हमारा एसी से छोटा होता है। यहाँ पे दिख रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एसी से छोटा है। जब एसी का वैल्यू 6 पे के अराउंड है तो एमसी का वैल्यू 4 के अराउंड है। तो जब हमारा एवरेज कॉस्ट लोअर होता है, यानी जब हमारा एसी लोअर होता है, जब नीचे जा रहा होता है तो लोअर जाने पे एसी के लोअर जाने पे एमसी उससे नीचे होता है। एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एसी जब ऊपर जाएगा, जब वो राइज करेगा, हम कह जब एसी नीचे जा रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट उसके नीचे चल रहा होगा। जब एसी ऊपर जाने लगेगा तो मार्जिनल कॉस्ट उससे जंप करके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो जब एसी ऊपर अपनी उड़ान भरना स्टार्ट करेगा तो मार्जिनल कॉस्ट उससे पहले ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हमारा एसी राइज करता है तब हमारा अब एमसी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एसी से, ठीक है। कोई दिक्कत है, हमारा एमसी बड़ा हो जाएगा एसी से। अब इसके अलावा सर जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जो ये इनका ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहां पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जरा, व्हेन एसी इज कांस्टेंट, जब एसी कांस्टेंट हो गया तो एमसी क्या हो जाता है, एसी के इक्वल हो जाता है। इस पॉइंट पे क्या हुआ है, एसी कांस्टेंट हो गया है, ना ही नीचे गया यहाँ से ना ही ऊपर गया, ठीक है। मतलब पहले नीचे आया फिर कांस्टेंट हो गया फिर ऊपर बढ़ा। तो कह रहे जब नीचे आ रहा था तो एमसी उसके नीचे चल रहा था, जब ये कांस्टेंट हो गया तो एमसी यहीं पे मैच कर गया, और जब एसी ने उड़ान भरी तो एमसी ने उससे पहले ऊपर बढ़ ली। और एक और चीज, ये किधर है, एमसी एसी के लेफ्ट साइड है। तो देखिए नोट में मैंने क्या लिखा है कि एमसी इज ऑलवेज लेफ्ट टू एसी, ठीक है। तो आपको ये 4 बातें इस डायग्राम के साथ में ध्यान रखनी है। क्या क्या बातें हैं कि जब एसी गिर रहा है तो एमसी लोअर होगा उसके, जब एसी बढ़ रहा होगा तो एमसी उससे ऊपर होगा, जिस पॉइंट पे एमसी एसी मैच करेंगे उस टाइम पे एसी कांस्टेंट होता है, और लास्ट में एक नोट कि एमसी हमेशा एसी के लेफ्ट रहता है लास्ट में, ठीक है। अब ऑल्सो रिलेशन ऑफ एवीसी एंड एमसी इज सिमिलर एज अबव। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे किसका पढ़ा, हमने एवरेज कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट से पढ़ा। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, एवरेज कॉस्ट का हमने मार्जिनल कॉस्ट से पढ़ा, एक सेकेंड, ठीक है रुकिए, हमने एवरेज कॉस्ट का जो मार्जिनल कॉस्ट से बढ़ा, तो कह रहा है जैसे एवरेज कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट से चल रहा है वैसे एवरेज वेरिएबल का भी चलेगा, क्योंकि एवरेज कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में कुछ रिलेशन है। जैसे टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल में था कि जितने से वेरिएबल चेंज हो रहा है उतने ही से तो टोटल कॉस्ट भी चेंज हो रहा था, तो उसी तरह जितने से वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है उसी प्रोपोर्शन से एसी में भी आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि एवीसी का भी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है इसी के तरीके। तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेम ऐसे कॉपी हो जाएंगे। तो मैं इसी को यहाँ पे लिख सकता हूं, जो ये 3 रिलेशन के पॉइंट थे, लोअर इंक्रीज और डिक्रीज वाले, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये कॉपी हो जाएंगे। बस एक छोटा सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा एंड दैट इज कि बीच में यहाँ पे आप एक वर्ड और आ जाएगा, दैट इज वी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आई होप नहीं है, आपको समझ में आया। तो अब देखिए जरा हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने एसीएमसी की रिलेशनशिप पढ़ ली है, हमने मार्जिनल कॉस्ट समझ लिया है, हमने एएफसी एबीसी एसी पढ़ लिया है, और हमने टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट भी पढ़ लिया है। तो हमने कितना कवर कर लिया, हमने शॉर्ट टर्म समझा क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने टोटल कॉस्ट समझा, उसमें हमने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के फॉर्मूले और उसका शेड्यूल समझा। एवरेज कॉस्ट समझा, उसमें हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी पढ़ा, उनके फॉर्मूले पढ़े। मार्जिनल कॉस्ट समझा, ठीक है। तो हमारा ये शॉर्ट टर्म पूरा कंप्लीट हो गया है। लॉन्ग रन में सिर्फ छोटे से 2 इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ रीडिंग बेसिस के हैं। तो अब बारी आती है आपके काम करने की। तो यहाँ पे है आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, जो कि ये है कि आपको लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन की खुद से 2 टॉपिक हैं उसकी स्टडी करनी है, और यहाँ पे मैंने एक आपको शेड्यूल दिया रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको एएफसी और एमसी पता है, मतलब ये ऐसा कुछ ग्राफ है, इसमें मैंने आपको 2 वैल्यूज दे रखी हैं। आपको एएफसी बता रखा है, आपको एमसी बता रखा है, और आपको क्वांटिटी ऑफ आउटपुट पता है। तो आपको इन तीनों की हेल्प से ये बचे हुए एफसी, वीसी, टीसी और एवीसी और एसी को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम लेंगे, और
नेक्स्ट वाला चैप्टर यानी रेवेन्यू एनालिसिस जो इसका पार्ट है वो पढ़ने के लिए आपको उससे पहले एक चैप्टर पढ़ के आना है, ठीक है। और वो चैप्टर कौन सा है? वो चैप्टर वही मार्केट के फॉर्म्स ऑफ मार्केट का है, ठीक है। आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट उसमें परफेक्ट और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक इनका बेसिक आइडिया आप लेकर के आइएगा, ठीक है। टिल देन सायोनारा।